Hello dear student, welcome back to our third lecture of physical world. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द लॉ समझी थी। आज के लेक्चर में हम समझेंगे यूनिफिकेशन। बच्चों, आप बचपन से ये वर्ड सुनते आए हो यूनिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय यूनिफिकेशन? देखो, यूनिफिकेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, यूनिफाई, यूनिटी। ये वर्ड आए सुने होंगे आपने बचपन में, स्कूल में सुना था मैंने, आप सब में भी सुना होगा। अगर एक लकड़ी को अगर ब्रेक करना है तो आपको इजीली ब्रेक कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ पकड़ के ब्रेक करेंगे तो वो ब्रेक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो सभी के क्या होती है, सबकी यूनिटी होती है। तो इस वर्ड से आप बहुत पहचान है आपको, व्हाट इज मीन बाय यूनिफिकेशन। आज जो हम यूनिफिकेशन समझने वाले हैं वो फिजिक्स का यूनिफिकेशन है। यूनिफाई करना, यूनिफिकेशन में क्या है? यूनिफाई करना, यानी क्या करना? कंबाइन करना, कनेक्ट करना, ऐसे वर्ड है कंबाइनिंग, और कनेक्टिंग बोल सकते हैं। कंबाइनिंग और कनेक्टिंग। किसको कंबाइन करना है बच्चों? किससे कंबाइन करना है हमें? देखो, यहां पे बोला है स्टडी ऑफ डाइवर्स फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज। देखो, फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ मतलब डाइवर्स फिनोमेना को किसके साथ कनेक्ट करना है? कंसेप्ट एंड लॉ के साथ में कनेक्ट करना है। इस फिजिकल वर्ल्ड में आप बहुत सारे फिनोमेना देखते हो, नंबर ऑफ फिनोमेना देखते हो, और इन नंबर ऑफ फिनोमेना को कुछ कंसेप्ट एंड कुछ लॉ के साथ में कनेक्ट करना है, लिंक करना है। इसे कहते हैं यूनिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। देखो, यूनिफाई करना है, कंबाइन करना है, कनेक्ट करना है। किसको? मैंने जैसा बताया आपको, फिनोमेना को। किसको कनेक्ट करना है बच्चों? फिनोमेना कनेक्ट करना है। किसके साथ कनेक्ट करना है? फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ। बच्चों, कभी कभी यूनिफिकेशन में एक फिनोमेना को दूसरे फिनोमेना के साथ में भी कनेक्ट किया जाता है। फिजिक्स में ऐसा बहुत बार होता है यूनिफिकेशन में। देखो, यूनिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूं। फिनोमेना, फर्स्ट केस हो गए फिनोमेना फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ के फॉर्म में। बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारे इवेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा यूनिफिकेशन होता है। ऐसा, ये यूनिफिकेशन कहां पे है? ये यूनिफिकेशन कहां पे? फिनोमेना फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ के साथ में कनेक्ट करना। बच्चों, ये जो कंसेप्ट है आप डेली लाइफ में देख सकते हो। आपको एक एग्जांपल दे दो सिंपल। ग्रेविटेशन का लॉ सबको पता है। आप मुझे बताइए, वही ग्रेविटेशन का लॉ लगा के आप लोग फॉल ऑफ एप्पल समझ सकते हो, एक इवेंट हो गया। उसके बाद में रिवोल्यूशन ऑफ मून, सेकेंड इवेंट, एंड थर्ड है जनरेशन ऑफ टाइड्स इन द सी। मतलब तीन इवेंट, तीन फिनोमेना या तीन इवेंट बोल सकते हो, जो किसके साथ कनेक्ट किए मैंने? एक ग्रेविटेशन के लॉ के साथ में कनेक्ट किया है, एक ग्रेविटेशन के लॉ के साथ में लिंक किया है। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। मतलब किसी भी फिनोमेना को, जो भी हो रहा है, उसको फिजिक्स के कुछ लॉ के साथ में कनेक्ट करना, सिंपली कनेक्ट करना, यानी होता है यूनिफिकेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, एक फिनोमेना, देखो रे बच्चों, ध्यान दो सब लोग, एक फिनोमेनॉन दूसरे फिनोमेना के साथ में भी कनेक्ट किया जाता है। देखो, एक फिनोमेना दूसरे फिनोमेना के साथ में भी कनेक्ट किया जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, फिनोमेना को कंसेप्ट के या लॉ के साथ में कनेक्ट करना है, फिनोमेना को लॉ या कंसेप्ट के साथ में कनेक्ट करना है, या फिनोमेना को फिनोमेना के साथ में कनेक्ट करना है। कुछ लोग कहेंगे सर ये कहाँ पे है? रुको, थोड़ा सा वेट करो, हम देखने वाले हैं। ओके, तीसरा है
लॉ को, यूनिफिकेशन का मतलब फिलहाल सिर्फ आपको क्या है, यूनिफाई करना, कनेक्ट करना, ये देखना है। किस किस को कनेक्ट करना है, फिनोमेना को लॉ के साथ में कनेक्ट करो, एक यूनिफिकेशन हो गया। दूसरा फिनोमेना को फिनोमेना के साथ कनेक्ट करो, एंड तीसरा है लॉ को लॉ के साथ कनेक्ट करो। समझो बच्चों, ये मैं तीनों आपको समझाऊंगा ही, लेकिन थोड़ा वेट करो, पहले ध्यान दो सब लोग। अब फिनोमेना को लॉ के साथ कनेक्ट करो, फिनोमेना को फिनोमेना के साथ में कनेक्ट करो, या लॉ को लॉ के साथ में कनेक्ट करो, दो लॉ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो। यूनिफाई करना मतलब कनेक्ट करना है, यूनिफाई करना मतलब कनेक्ट करना है, और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। बच्चों अब इस यूनिफिकेशन को आपको समझना है, एक एक यूनिफिकेशन हम देखेंगे। पहले मैं एक फिनोमेना को दूसरे फिनोमेना के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं वो बताऊंगा। देखो यहां पे आपको पता होना चाहिए, ये अपने सर आइजैक न्यूटन हैं, और इन्होंने क्या किया था, यूनिफिकेशन में इनका बहुत मेजर रोल है। इस फिजिक्स की हिस्ट्री में बच्चों कुछ यूनिफिकेशन बहुत फेमस है। ये जो अपना फिजिक्स की हिस्ट्री है पुरानी, इसमें 3 से 4 यूनिफिकेशन बहुत फेमस है। मेन यूनिफिकेशन मैं बता रहा हूं, उसमें फर्स्ट यूनिफिकेशन है बाय सर आइजैक न्यूटन, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेविटी एंड एस्ट्रोनॉमी। देखो ग्रेविटी क्या है सबको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। और व्हाट इज मीन बाय एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ प्लैनेट, स्टार्स, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स बोल सकते हो। स्काई में अलग अलग चीजें जो दिखते हैं उनका स्टडी यानी क्या होता है, उनका स्टडी यानी होता है एस्ट्रोनॉमी, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। स्काई के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, देखो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनका स्टडी यानी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी। सबको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी is स्टडी ऑफ, किसका स्टडी है, इज स्टडी ऑफ स्टार्स, कॉमा प्लैनेट एंड यूनिवर्स बोल सकते हो। यूनिवर्स यानी ये जो भी स्काई में दिख रहा है पूरा, इसे कहते हैं यूनिवर्स। इसका स्टडी यानी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी। मतलब स्काई के अंदर अलग अलग चीजें जो भी दिखते हैं, उसमें एस्ट्रॉइड्स हैं, मिल्की वेव्स हैं, इन सब को स्टडी करना है। ओके, इन सब का स्टडी यानी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी को सर आइजैक न्यूटन ने किसके साथ में कनेक्ट किया है, ग्रेविटी के साथ में। कैसे कनेक्ट किया मैं बताता हूं। एस्ट्रोनॉमी यानी स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सबको ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्ट किया है। उनका सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने क्या कहा, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स हैं, तो ये सभी प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाइंडेड है। मतलब ये देखो, ये प्लैनेट इस प्लैनेट के साथ बाइंडेड है, ओके, उसके साथ में स्टार्स भी इस प्लैनेट के साथ में बाइंडेड है। हर कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और किसी भी स्टार की जो पोजीशन है, अब ये स्टार है फॉर एग्जांपल, इसकी पोजीशन ये क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर उस पोजीशन पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। सभी साइड से ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, इक्वली बैलेंस होता है, इसीलिए ये पोजीशन स्टार की है। मतलब उन्होंने क्या कहा है, ये जो ग्रेविटेशनल का, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशन का जो फिनोमेना है, उसके ऊपर ही पूरा यूनिवर्स है। मतलब उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके साथ कनेक्ट किया, एस्ट्रोनॉमी के साथ में। स्टार्स, प्लैनेट, ये जो भी स्काई में दिख रहे हैं, ये स्टेबल क्यों है, तो उनका कहना था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। मतलब उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी है उसको किसके साथ कनेक्ट किया, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टार्स, प्लैनेट एंड यूनिवर्स, इन सब को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में कनेक्ट किया, ग्रेविटी के साथ में कनेक्ट किया, और उन्होंने बताया कि ये पूरा यूनिवर्स जो बैलेंस्ड है और अभी जो स्टेबल है, ये सिर्फ किसकी देन है, ग्रेविटेशनल फोर्स की है। ये सभी स्टेबल सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है, ऐसा कहना सर आइजैक न्यूटन का था।
तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, यूनिफाई किया है। किसको किसको यूनिफाई किया? ग्रेविटी एंड एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स, स्टार्स, इनको ग्रेविटी के साथ में कनेक्ट किया है। ओके, अब देखो नेक्स्ट यूनिफिकेशन जो है, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, दो अलग अलग फिनोमेना है। जब तक इन साइंटिस्ट ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने जब तक बताया नहीं था तब तक लोग इलेक्ट्रिसिटी को अलग से पढ़ते थे, मैग्नेटिज्म को अलग से पढ़ते थे, सेपरेटली स्टडी करते थे। इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, दोनों बिल्कुल भी कुछ रिलेशन नहीं था। लोगों के पढ़ने में दोनों डिफरेंट थे। लेकिन फर्स्ट टाइम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन साइंटिस्ट ने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यहां पे देख सकते हो आप लोग, ये बैटरी है और ये वायर है, देखो कॉइल का वायर है और यहां से करंट फ्लो हुआ है, यहां से करंट फ्लो हुआ है I, और इस I करंट फ्लो होने की वजह से देखो ये ऐसा करंट फ्लो हो गया, इस तरह से करंट फ्लो हो गया। और कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो गया पता है? यहाँ पे कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से देखो इस तरह से करंट ऐसा गया और कॉइल में के थ्रू फ्लो क्या ऐसा निकला है। तो इस करंट फ्लो होने की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। ये जो है, ये लाइंस जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। सर जेम्स, इन्होंने बताया जो करंट फ्लो होता है, ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हुआ है और उस करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये जो सिंबल है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सिंबल है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट कैरिंग कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने एक फिनोमेना, कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी, उसको किसके साथ कनेक्ट किया? दूसरा फिनोमेना मैग्नेटिज्म। देखो इलेक्ट्रिसिटी को किसके साथ कनेक्ट किया उन्होंने? मैग्नेटिज्म के साथ में। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने बताया इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। कैसे? करंट कैरिंग कॉइल, अगर कॉइल में से करंट फ्लो होगा, देखो कॉइल में से करंट फ्लो हो गया तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कुछ लोग कहेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड सर दिखती है क्या? नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई कैसे की? तो ऐसी करंट कैरिंग कॉइल थी और इसके सराउंडिंग में एक बार मैग्नेट जाके रखा, तो वो मैग्नेट क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उससे कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे कोई तो मैग्नेटिक फील्ड है। और बाद में पता चला ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस की है? तो ये करंट कैरिंग कॉइल जो है, इसी ने इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है। ओके, तो इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म के साथ में कनेक्ट किया। और यहां तक ही नहीं रुके, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को कनेक्ट किया और इसके साथ में उन्होंने ऑप्टिक्स, मतलब लाइट को भी कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया हम देखते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल। अभी आप 11th क्लास में हो तो आपको उतनी आइडिया नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और उसके बाद में मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिज्म मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है, देखो रे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है इस प्लेन में। कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रही है वर्टिकल फील्ड में।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट होती है ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे वाइब्रेट होती है। 3D में उन्होंने ऐसा दिखाया है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। तो इस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल होती है, लाइट ट्रैवल्स, लाइट इस डायरेक्शन में मूव होती है। ओके, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करने के बाद में आपको लाइट दिखती है या लाइट जनरेट होती है। तो उन्होंने क्या बताया, लाइट कहां से आती है, लाइट कम्स फ्रॉम देखो रे बच्चों, लाइट कहां से आती है, लाइट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ऑलरेडी कनेक्ट किया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया था, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, अगर किसी वायर के थ्रू या कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होता है तो सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ये इन्होंने बताया है। और इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म के साथ में, और बाद में इन दोनों को किसके साथ में कनेक्ट किया है, ऑप्टिक्स यानी क्या होता है, लाइट के साथ में कनेक्ट किया है। ये दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट। इन्होंने किस किस को कंबाइन किया, देखो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, तीनों को यूनिफाई किया है। इन तीनों को यूनिफाई किया है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, इन तीनों फिनोमेना को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया है, यूनिफाई किया है। तो इस तरह से ये यूनिफिकेशन का कंसेप्ट जो है आपको समझा होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। बच्चों, एक यूनिफिकेशन का एग्जांपल ये भी है जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि कोई भी यूनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, एक लॉ से नंबर ऑफ इवेंट को एक्सप्लेन करना। आपके सराउंडिंग में इनफाइनाइट इवेंट हो रहे हैं, उन सभी इवेंट को एक लॉ से बताना। आपको पता है यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा टारगेट क्या है, यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा टारगेट है, आपने सुना होगा, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब एक ही थ्योरी डिराइव करनी है और वो हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब सुनने के लिए आपको अजब लगेगा, अभी शायद आपके लिए ये पॉसिबल आपको नहीं लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर ऐसी एक थ्योरी आने वाली है जो थ्योरी हर चीज को डिफाइन करेगी। दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और उस थ्योरी से हम पूरे यूनिवर्स के अलग अलग फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए उस थ्योरी को क्या कहेंगे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब सभी फिनोमेना को एक थ्योरी से कनेक्ट करेंगे। दैट इज अ ग्रैंड यूनिफिकेशन और दिस इज अ बिग यूनिफिकेशन। बच्चों, यहां पे भी देखो, यूनिफिकेशन में जैसा मैंने आपको कहा था, यूनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्स के अलग अलग इवेंट्स को एक लॉ से एक्सप्लेन करना। अब आपके सराउंडिंग में ये 3 इवेंट हो रहे हैं, तीनों को एक लॉ के साथ में मैं कनेक्ट करता हूं। देखो, फॉल ऑफ एप्पल किसकी वजह से हो रहा है, ये हुई है ऑलरेडी कंसेप्ट। फॉल ऑफ एप्पल किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डिस्कस किया मैंने। मून एंड अर्थ के बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एप्पल नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मून रिवोल्यूशन कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मून एंड अर्थ के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भी देखो, एप्पल एंड अर्थ के बीच में का, ये अर्थ है, एप्पल एंड अर्थ के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड ये सी में जो टाइड्स जनरेट हो रही है, समंदर के अंदर जो टाइड्स जनरेट होती है, वो किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, यहाँ पे है मून, देखो ये मून है, ओके, मून, एंड ये है सी वाटर,
इनके बीच में के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब तीनों देखो, 3 इवेंट है आपके सामने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों इवेंट, फर्स्ट इज फॉल ऑफ एप्पल, सेकंड इज रिवोल्यूशन ऑफ मून एंड थर्ड इज टाइड्स जनरेटेड इन सी। एंड तीनों इवेंट को मैं यूनिफाई करता हूं, एक ही लॉ के साथ में कनेक्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तीनों इवेंट एक ही लॉ से एक्सप्लेन करूंगा मैं, इसे कहूंगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, दिस इज अ यूनिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स विथ, दिस इज अ unification of number of events with a single law of gravitation। इतने सारे कंसेप्ट, इतने सारे इवेंट्स को नेचर में जो हो रहे हैं उसको एक सिंगल लॉ के फॉर्म में, ग्रेविटेशन के लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो यूनिफिकेशन का यही टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा इवेंट कम से कम लॉ में एक्सप्रेस करना है। यूनिवर्स में ऐसी एक थ्योरी ढूंढनी है जो हर कॉन्सेप्ट को, हर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाएगी, उसे कहेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये हमारा टारगेट है, इसीलिए हमें क्या करना है, सभी लॉ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, सभी थ्योरीज को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके एक सिंगल थ्योरी बनानी है। दैट विल बी आवर टारगेट ऑफ यूनिफिकेशन। ओके, ये हमारा यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा टारगेट होगा। तो बच्चों, हमने यूनिफिकेशन का कंसेप्ट देखा है, अभी हमें देखना है रिडक्शनिज्म। देखो, रिडक्शनिज्म जो है, ये जो कंसेप्ट है बच्चों, ये कंसेप्ट दिया है डॉक्टर रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। ये डॉक्टर रिचर्ड है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। इन्होंने ये कंसेप्ट कौन से बुक में दिया आपको पता है? इनका बुक है, जिस बुक का नाम है ब्लाइंड वॉच मेकर, जिसे मराठी में कह सकते हो आंधळा पहारेकरी। ब्लाइंड वॉच मेकर, ये इनका बुक है, डॉक्टर रिचर्ड का एक बुक है। ये ग्रेट फिलोसोफर बोल सकते हो, साइंटिस्ट बोल सकते हो। ये इन्होंने अपने ब्लाइंड वॉच मेकर नाम के बुक में बताया है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना है तो उसको क्या करो, उसके सिंपलेस्ट पार्ट में, सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करो और उस एक एक पार्ट को स्टडी करो। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मतलब क्या करना है, उस सिस्टम का जो कॉम्प्लिकेटेड जो नेचर है उसको रिड्यूस करना है और उसको सिंपलर बनाना है। उसके लिए क्या करना है, उस सिस्टम को स्प्लिट करना है नंबर ऑफ पार्ट्स में। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल कार का एग्जांपल लिया है। आपको पता है किसी व्हीकल को समझना है तो व्हीकल को समझना इतना इजी नहीं है। डायरेक्टली किसी व्हीकल को देखा तो आप क्या समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर उसको आपको प्रॉपरली समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा रे? उसको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई भी पर्सन अगर गाड़ी का रिपेयरिंग सीखता है गैरेज में जाके, तो उसको क्या करना पड़ता है पता है? पहले उसको क्या पढ़ाएंगे, पंक्चर कैसा निकाला जाता है गाड़ी का, ट्यूबलेस होगा या जो भी होगा। ये गाड़ी के टायर्स को देखो, गाड़ी को पूरा खोल के इधर उधर डाल दिया है। और क्या करना है, अगर ये पूरे गाड़ी का मैकेनिज्म समझना है तो आपको क्या करना है पता है? आपको उसके सभी पार्ट्स को सेपरेट करके एक एक पार्ट को स्टडी करना है। छोटे से छोटे सीट को स्टडी करो, कैसा वेट बैठा है, एक एक चीज को, यहाँ से कुछ पार्ट्स निकाल दिए हैं, इंजन को स्टडी करो, हर चीज को देखो, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इन सभी पार्ट्स को, व्हीकल के सभी पार्ट्स को सेपरेट करो और उनको स्टडी करो, तो दैट विल बी द रिडक्शनिज्म। तो इस रिडक्शनिज्म जो है, इसकी वजह से आपको छोटे छोटे पार्ट का जो मैकेनिज्म है वो समझेगा और फिर कंप्लीट सिस्टम समझना और भी आसान होगा। बच्चों, आपके भी रेगुलर लाइफ में आपको अगर बड़ा टारगेट रखना है तो एकदम से बड़ा टारगेट आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे आप अगर समझो नीट या JEE एग्जाम दे रहे हो, तो
तो एकदम से नीट जेईई एग्जाम बहुत दूर है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर एक चैप्टर का टारगेट रखना पड़ेगा। मतलब इतना बड़ा सिलेबस फिजिक्स का है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना पड़ेगा। दैट विल बी उसे ही क्या कहते हैं, रिडक्शनाइज्म। पार्ट्स में स्प्लिट करना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करके समझना, उसे ही कहते हैं रिडक्शनाइज्म। ओके, यहां पे दिया है देखो, स्टडी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय इंटरैक्शंस। देखो बाय इंटरैक्शंस, कॉम्प्लेक्स सिस्टम का देखो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या करना है, समझना है बाय इंटरैक्शन, इसके नीचे है इंटरैक्शन ऑफ इट्स सिंपलर पार्ट्स। उसके सिंपलर छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करो और उस छोटे छोटे पार्ट्स के इंटरैक्शंस कैसे है, वो पार्ट्स कैसा है, उसको सोचो, उसको स्टडी करो। ओके, तो छोटे छोटे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट में उसको स्प्लिट करके समझो, स्टडी करो। ये जो वे है स्टडी करने का, जिसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं रिडक्शनाइज्म। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।